हेलो गाइस, वेलकम टू देवभूमि विद जीत। मैं आज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हमारी एक सीरीज़ चल रही थी और उसके अंतर्गत हम संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकाय के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हमने संवैधानिक निकाय की वीडियोज़ स्टार्ट करी थी और संवैधानिक निकाय के अंतर्गत हमने काफ़ी टॉपिकों पर चर्चा कर ली है। तो आइए आज बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि किस तरीके से वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, उसका उल्लेख किस जगह पर किया गया है, उसका गठन कब किया गया है, इसकी संरचना क्या होती है, संरचना यानी कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें सदस्यों की संख्याएं क्या होती हैं, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं और उनके कार्य के बारे में। तो दोस्तों, आज वित्त आयोग का जो ये विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे चल करके बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत यह कहा गया है कि वित्त आयोग के पद की व्यवस्था की गई है। तो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का यदि उल्लेख की बात करें तो वह किस आर्टिकल के अंदर मिलता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। तो वित्त आयोग किस तरीके की निकाय है, अर्ध न्यायिक। तो यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया है। आइए अब बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो ये वित्त आयोग है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के अध्यक्षों की व उसके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। तो ऐसा तो गठन का आधार इनका बता है। अब यह जो गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में किया जाएगा। 5 ईयर्स यानी कि इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। तो 5 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रपति जी के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों का गठन किया जाएगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इसकी जो आवश्यकता है वो उनको अगर पहले भी लगे, यानी कि 5 वर्ष तक किसी वित्त आयोग के अध्यक्षों को या सदस्यों को वह पद पर बने नहीं रहने देना चाह रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा पाते हैं कि वह पद में रहने योग्य नहीं है, तो वह 5 वर्ष से पहले भी आवश्यकता पड़ने पर पुनः एक बार फिर से अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे जो वित्त आयोग के जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, तो फर्स्ट अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। तो जो ये के.सी. नियोगी थे, ये तो वित्त आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष थे। इसके लिए सबसे पहले वित्त आयोग का गठन किया गया होगा। तो सर्वप्रथम जो वित्त आयोग का गठन किया गया वो 1951 में किया गया। अब जब 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ तो वित्त आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वह जमा करी होगी 1952 में। तो 1951 में आयोग का गठन होता है, 1952 में ये अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं और इस रिपोर्ट में जो भी चीज़ इन्होंने बताई होगी फाइनेंस से रिलेटेड, उसका क्रियान्वयन का जो वर्ष रहा था वो 1952 से लेकर के 1957 तक का है। तो यानी कि इस तरीके से 1951 में पहले वित्त आयोग का सबसे सर्वप्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। अब उस वित्त आयोग ने 1952 में अपनी रिपोर्ट जमा करी होगी राष्ट्रपति जी को। अब 1952 में जब ये रिपोर्ट जमा हुई, पूरी संस्तुति मिलने के बाद इसको 1952 से लेकर के 1957 तक का इसका क्रियान्वयन वर्ष रहा। साथ ही साथ बात करें टोटल अभी जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वह 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह 1 अप्रैल से N.K. सिंह जी को बनना था। 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो Y.V. रेड्डी थे और जो वर्तमान में जो N.K. सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग के यानी कि वर्तमान वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 2020 से लेकर के 2025 तक का इनका कार्यकाल। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं वित्त आयोग की संरचना की कि आखिरकार वित्त आयोग की संरचना क्या है। तो दोस्तों, जो वित्त आयोग है इसकी संरचना यानी कि इसमें टोटल जो इसकी कंपोजिशन है, कुल सदस्यों की संख्या होती है 5, जिसमें 1 तो इसके सदस्य के तौर पर अध्यक्ष होते हैं और 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। आइए अब वित्त आयोग के कार्यकाल के विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो ये वित्त आयोग है इसका जो कार्यकाल है इसका कोई निश्चित आधार नहीं है कि इसका जो कार्यकाल होगा 4 वर्ष का होगा या 5 वर्ष का होगा या 6 वर्ष का होगा।
तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, यानी कि वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, उनके जो कार्यकाल होते हैं वो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनके कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। और किसी भी तरीके से वित्त आयोग के जो सदस्य हैं, यानी कि जो वित्त आयोग के सदस्य बने होंगे वो उसके जो अध्यक्ष होंगे, उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। यानी कि आगे ऐसा लगता है कि इनका कार्यकाल सही माना गया है, यानी कि इन्होंने अपने कार्यकाल के समय पर काफ़ी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया है, और राष्ट्रपति जी को इस तरीके की बात लगे कि हाँ, इनको पुनः एक बार और अपने कार्यकाल में यानी कि अपने पद में बने रहना चाहिए, तो ये पुनः एक और कार्यकाल के लिए, यानी कि जो कि मूल रूप से 5 वर्ष का माना गया है, उस कार्यकाल में उनको या उस अपनी जो भी पद है उस पद पर उनको पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। तो ये तो थी कार्यकाल से संबंधित बातें। आइए अब बात करते हैं वित्त आयोग के सदस्य या उनके अध्यक्षों की योग्यता की, कि आखिरकार जिस तरीके से हमने पीछे बात करी थी कि वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे उसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें एक तो उसके अध्यक्ष होते हैं और 4 होते हैं अन्य सदस्य। तो आखिरकार उन व्यक्तियों की क्या योग्यताएं होंगी, किस आधार पर उनको नियुक्त किया जाता होगा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद पर, आइए उस पर बात करते हैं। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी योग्यताएं ये होती हैं। सर्वप्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि वह व्यक्ति जिसको कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाना है, वह उस व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। अब सार्वजनिक कार्यों के अनुभव से ये संबंध रखता है कि सार्वजनिक यानी कि लोक सेवा से संबंधित वह व्यक्ति हो, यानी कि सिविल सर्विसेज से वो व्यक्ति बिलोंग करता हो, उसको सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सार्वजनिक कार्यों का अनुभव होगा और वह वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं इनके अन्य सदस्यों की, जिनकी संख्या होती है 4। तो यदि अगर अन्य सदस्यों की बात करें तो अन्य 4 सदस्यों में से जो एक सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किस आधार पर होती है। जो एक सदस्य 4 सदस्यों में से होंगे वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हों या हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, यानी कि वो हाईकोर्ट यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, हाईकोर्ट होगा। तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होंगे वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बने हों या बनने योग्यताएं रखते हों। दूसरी बात करें, वो भारत के लेखा व वित्त मामलों का विशेष ज्ञान रखते हों, यानी कि लेखा यानी कि अकाउंट से रिलेटेड भारत का, यानी कि भारत का इंडिया के जो भी अकाउंट्स वगैरह लेखा जो भी होंगे और जो भी फाइनेंशियल जो भी मामले होंगे, यानी कि वित्तीय जो मामले होंगे, उन मामलों का उनको विशेष ज्ञान हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, हम वित्त आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। तीसरी बात करें, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, फिर से वित्तीय मामलों का जो ज्ञान होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों का जो ज्ञान होगा, ऐसे व्यक्ति को भी एक तीसरे सदस्य के तौर पर वित्त आयोग के नियुक्त किया जा सकता है। यदि चौथे योग्यता यानी कि पद के व्यक्ति की बात करें तो चौथा जो व्यक्ति होगा वह व्यक्ति अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होगा, यानी कि इकोनॉमी के फील्ड से उनको एक मतलब स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसा विशेष ज्ञाता यानी कि राष्ट्रपति के नज़र पर इस तरीके की बात की गई है कि राष्ट्रपति जी की नज़र पर अर्थशास्त्र का वो व्यक्ति विशेष ज्ञाता है, ऐसा उनको यदि लगे तो वह उस व्यक्ति को वित्त आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं वित्त आयोग के सदस्यों के कार्य के बारे में, कि आखिरकार वित्त आयोग के जो सदस्य होंगे और अध्यक्ष होंगे उनका कार्य क्या होगा, यानी कि किस तरीके से वह अपने कार्य को संपादित करेंगे। तो इनके जो प्रमुख कार्य हैं, तो दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति को जो ये मतलब जो ये वित्त आयोग बनेगा, ये भारत के राष्ट्रपति को इन मामलों में सिफारिश करेगा, यानी कि जो भी ये मामले बताए गए हैं, निम्नलिखित जो भी मामले होंगे, यानी कि नीचे दिए गए जो भी मामले हैं, इन मामलों पर यह जो वित्त आयोग बनाया गया है, यह वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें देगा। अब यह सिफारिशें कितनी अमल में लानी है, कितनी नहीं लानी है, इसके लिए राष्ट्रपति या संसद, यानी कि राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट आएगी और राष्ट्रपति वह रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखेंगे। उसके बाद यह उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं माना जाएगा कि उनको उस रिपोर्ट के ऊपर मानना है या नहीं मानना है, यानी कि वित्त आयोग की एक सलाहकारी भूमिका है, यानी कि यह एक सलाहकारी आयोग है, यानी कि सलाह देंगे और वह सलाह मानना है या न मानना है वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वह डिपेंड करेगा आपके संसद के ऊपर, राष्ट्रपति जी के ऊपर। तो आइए इसके प्रथम कार्य की बात करते हैं। तो पहला कार्य यह कहता है कि करों की कुल प्राप्ति, यानी कि जितना भी टैक्सेस का कलेक्शन हो रखा है, उनकी जो कुल प्राप्ति है, उन कुल प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के बीच बांटना है। ठीक है, तो जो भी टैक्स वगैरह, रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन होगी, जिनकी भी टोटल जो प्राप्तियां होंगी, वह प्राप्ति केंद्र और राज्य के बीच में बांटना है, यानी कि उनका वितरण करना है, और राज्यों यानी कि राज्यों के हिस्सों का आवंटन भी करना है, यानी कि टोटल कलेक्शन
करों का जो हुआ है केंद्र के पास, ये कार नहीं होंगे, ये कर होगा दोस्तों। तो ये जो कर यानी कि टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा है, उन कलेक्शनों को यानी कि उन प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के बीच में बांटना और हर राज्यों का जो हिस्सा है वह उन राज्यों को आवंटन करना, इस तरीके की जो सिफारिश होगी यह वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति के पास रखेंगे और भारत के राष्ट्रपति उसको संसद के माध्यम से जो भी करना होगा वो सही तरीके से किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि जो भारत की संचित निधि है, यानी कि भारत की जो संचित निधि है, उस संचित निधि में जो भी राज्यों के राजस्व में जो भी सहायता अनुदान है उनको शासित करने वाले सिद्धांतों को बनाना, कि किस तरीके से जो भी राजस्व है यानी कि भारत की संचित निधि में राज्यों का राजस्व होगा, उन राज्यों के राजस्व में जो भी सहायता अनुदान है उनको शासित यानी कि किस तरीके से उनको मॉनिटर करना है, ऐसे सिद्धांत कौन बनाएगा? यह सिद्धांत बनाने का कार्य भी वित्त आयोग का होगा और वित्त आयोग के माध्यम से यह राष्ट्रपति जी तक पहुंचेगा। इसके अन्य कार्य की बात करें कि जो राज्य का जो वित्त आयोग है उनकी सिफारिश पर यानी कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर जो भी हमारी पंचायतें हैं और जो भी नगर पालिकाएं हैं, इनके संसाधन की पूर्ति के लिए, इनके जो भी संसाधन की पूर्ति होगी उनकी पूर्ति के लिए राज्य की जो संचित निधि है उसके संवर्धन के लिए उपाय सुलझाना, यानी कि राज्य में भी आपकी संचित निधि होती है, उन संचित निधि का संवर्धन करना है, उनका कल्याण करना है, यानी कि संचित निधि के संवर्धन के लिए भी वित्त आयोग क्या है, उपाय सुझाएगा। तो यह सारी बातें तो हैं। देखिए वित्त आयोग अपना कार्य करता कैसे है, पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो ये वित्त आयोग होगा, यह वित्त आयोग करता है, अनुशंसाएं देता है यानी कि रिकमेंडेशन देता है, यानी कि सिफारिशें करता है। अब वह सिफारिश वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास लेकर के जाएंगे। अब राष्ट्रपति जी का, वित्त आयोग के बाद राष्ट्रपति जी, अब राष्ट्रपति जी का यह दायित्व है कि यह जो रिपोर्ट है, यह जो अनुशंसा है, वह संसद के दोनों सदनों में रखे। अब संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर इस विषय पर चर्चा की जाएगी। जब दोनों जगह से ये चीज़ पारित हो जाती है उसके बाद ये जो भी होगा, जिस तरीके का भी आवंटन किया जाना है वह आवंटन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति जी को सौंपेगा, राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों में उसको रखेंगे। कुल मिलाकर के यह बात निकल करके सामने आती है कि जो वित्त आयोग है उसकी सलाहकारी भूमिका है, ना कि बाध्यकारी। तो इस तरीके से वित्त आयोग के जो कार्य हैं, योग्यताएँ हैं, कार्यकाल है, हमने देखा कि संविधान के किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है, उसका गठन का आधार क्या है, कि किस वर्ष इसका गठन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने वित्त आयोग के विषय में जानी। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वित्त आयोग कैसा लगा। तो एक बार फिर से आगे हम एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।